प्लीज बताइए शेयर हो रहा है क्या? ओके, टुडे वी स्टार्ट फंक्शनल एनालिसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को इस बुक का पर्पस पता होना चाहिए कि बुक का पर्पस क्या है। और इसका जो मैम ने राइटर सजेस्ट किया था वो एरविन क्रैकजिक था, ठीक है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। मैं भी मतलब इसी की हेल्प लेता हूँ, कुछ भी मुझे डाउट्स वगैरह होते हैं तो इसमें मिल जाते हैं फाइनली। ठीक है, तो पर्पज ऑफ दिस बुक, हम इस बुक को क्यों पढ़ रहे हैं तो उसे हम देख सकते हैं। मैंने लिखा है, आप एक बार रीड कर सकते हैं। फंक्शनल एनालिसिस प्लेज एन इंक्रीजिंग रोल इन अप्लाइड साइंस एज वेल एज मैथमेटिक्स। दोनों में ये इंक्रीजिंग रोल प्ले करता है, ठीक है। कंसिक्वेंटली इट बिकम्स मोर एंड मोर डिजायरेबल टू इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट टू द फील्ड एट एन अर्ली स्टेज ऑफ स्टडी, ठीक है। This book is intended to familiarize the reader with the basic concepts, principles and method of functional and its application। तो बेसिकली आप इसको पढ़ लेना। तो बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि जो फंक्शनल एनालिसिस में हम लोग जो करेंगे ना, वो फंक्शंस पे बात करेंगे अलग अलग। जिस लाइक मैट्रिक्स स्पेस से हम लोग रिलेशन बनाएंगे एंड बहुत सारे फंक्शंस देखने को मिलेंगे जिसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस बुक का मीनिंग यही है, ठीक है। तो बढ़ते आगे नेक्स्ट। और this is the first second and this is first page, okay। 100, okay। तो lecture first is we are going to develop the ideas of length, distance. We will generalize from Euclidean space to more general spaces such as space of function। अभी तक हम लोग क्या करके आए हुए हैं कि यूक्लिडियन स्पेसेस पढ़ के आए हैं, मैट्रिक स्पेस पढ़ के आए हैं, बट और जनरल स्पेस जैसे एलपी स्पेसेस होता है और भी बहुत सारे स्पेसेस हैं जो हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं। तो वो कैसे मतलब वर्क करते हैं, क्या करना है, तो वो सब हम इस बुक में हम लोग स्टडी करेंगे इन डिटेल, और उनका रिलेशन भी देखेंगे कि मतलब कैसे क्या होता है, ठीक है। तो लेट अस बिगिन विद द फैमिलियर नोटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस ऑन द रियल लाइन। तो ये हम सबको पता ही है, हम लोग 12th क्लास से पढ़ के आते थे एब्सोल्यूट वैल्यू को। तो बेसिकली डेफिनेशन है जो मॉड फंक्शन होता है उसी का, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर। कोई नंबर है एक्स जो कि रियल नंबर का एलिमेंट है, ठीक है। अब उसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं तो कैसे निकालते हैं कि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू द मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा माइनस एक्स, ठीक है। ये वेल नोन है, इसमें कोई किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है। विच विल वी विल कॉल द साइज, मैग्नीट्यूड, लेंथ और नॉर्म ऑफ एक्स। नॉर्म ऑफ एक्स से मतलब ये है कि बेसिकली जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है जैसे मॉड एक्स, वही सिंपली नॉर्म फंक्शन भी होता है, उसी को सेम सारी चीजें सेम होंगे, बस नोटेशन डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। एंड एक रिमार्क है नीचे, रिमार्क देख लेते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जिसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज, ये किस पे डिफाइन होता है ये हम सभी जानते हैं। मैंने जैसे यहाँ पे रियल नंबर लिया था, ठीक है, और जब इस पे कोई भी एलिमेंट आप रियल नंबर का लो, उस पर आप मॉड फंक्शन अप्लाई करते हो तो हमेशा आपको पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है, ये आप जानते हो। तो ये मैपिंग एक तरीके से आपको कैसे डिफाइन है ये समझ में आता है। हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब इसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी वो देख लेते हैं। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मॉड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है। एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यदि मॉड एक्स जो है यदि जीरो है तो 100% होगा। दिस इज इफ एंड ओनली इफ कंडीशन कि एक्स को भी जीरो होना पड़ेगा, अदरवाइज ये मॉड कभी भी जीरो हो नहीं सकता, ठीक है। तो यदि x बराबर जीरो है तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, यदि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू जीरो है देन x हैज टू बी जीरो। द थर्ड कंडीशन इज फॉर ऑल x comma y belongs to r, mod of xy is less than equal to mod of x plus mod of y। this is the triangle property, simply we understand from triangle property जो कि फॉलो करता है। and the fourth one is for all alpha belongs to r and x belongs to r, तो mod of alpha x is equal to the mod of alpha and mod of x। कुछ नहीं है, कांस्टेंट जो है उसका mod बाहर कर लिया एंड देन mod of x, ओके। तो दीज आर 4 प्रॉपर्टीज, और ये बेसिकली एक नीचे लिखा भी है मैंने। तो जैसे ये डिफाइन हुआ जा रहा है ना, तो मैंने क्या बताया आपको कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है वैसे ही नॉर्म फंक्शन होता है, बट डिफरेंस क्या हो जाता है, सब चीजें सेम होंगी बट नोटेशन डिफरेंस हो जाएगा। अभी हम लोग नॉर्म फंक्शन देखेंगे उसमें दिखते हैं फिर क्या होता है, ठीक है। तो आई थिंक, अरे सॉरी, आई थिंक आपको ये चीज समझ में आया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना।
ठीक है। एंड ठीक है, तो ये चीज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन, ऑन द लाइन एंड दैट इज बिटवीन टू रियल नंबर्स। ठीक है, तो देखते हैं क्या ये रहा। तो जैसे हमें जैसे एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं तो आप मॉड फंक्शन ले सकते हैं, बट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैट्रिक स्पेस का कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम लोग, जिसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, डी ऑफ एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स डैश। ठीक है, तो बेसिकली इसका मीनिंग ये है, ये आप जानते होंगे कि अंडर रूट करके सम होता है, यदि कोई एक्स करके है तो एक्स के पॉइंट्स होंगे एंड बाय एक्स डैश यदि कोई जस्ट लाइक टपल फॉर्म में है तो आप उसको अंडर रूट करके डिस्टेंस फंक्शन है, डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू नंबर्स एक्स एंड एक्स डैश इन आर, आर है तो सिंगल होगा, यदि आर क्यू या कुछ भी होता है तो फिर यहाँ पे हम टपल फॉर्म में लेते, बट यहाँ पे अभी लिखेंगे तो एक्स माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर लिखेंगे। ओके, सॉरी, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वो बेसिकली वही आ जाएगा। ठीक है, तो आर इन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ देयर डिफरेंसेस, तो ये हो गया। एंड देन आगे चलते हैं, रिमार्क द डिस्टेंस फंक्शन डी। अब हम R2 से R पे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब ये कैसे फॉलो करता है, देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया कि पॉजिटिव होना चाहिए, उसको भी हमने वही दिखा था। सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि कोई भी फंक्शन को आप दिखा रहे हैं कि वो जस्ट लाइक कि वो सेटिस्फाइड कर रहा है प्रॉपर्टीज को, तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, तो दिस इज नॉन नेगेटिव एंड इक्वल टू जीरो ऑल्सो। एंड इसको हम कह रहे हैं जीरो है, तो मस्ट भी जब ये जो डी ऑफ एक्स एक्स डैश जो होगा, जो डिस्टेंस फंक्शन है, ये जीरो तभी होगा जब एक्स इज इक्वल टू एक्स जेड होगा। ऐसा क्यों, जब इसको आप ओपन करेंगे ना, ये देखो आर स्क्वायर पे है बेसिकली। ठीक है, जब आप ओपन करेंगे तो एक्स और एक्स जेड इक्वल नहीं होगा, तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, और जब आपको ये जीरो लोगे तो हमेशा ये आएगा, और जब आप इसको इक्वल लोगे तो हमेशा ये जीरो आने वाला ही है। ठीक है, तो इफ एंड ओनली इफ रहता है यहाँ पे हमेशा, ये आपको चेक करना पड़ेगा। और डिस्टेंस फंक्शन इसका ये सिमेट्री फॉलो करता है, आप इजीली से एक्स और एक्स डैश को पलट के देखेंगे तो नो डिफरेंस इन दिस फॉर्मूले। ठीक है, तो इसमें कोई डिफरेंस भी नहीं आता है, इसको ओपन करना आपको आता ही होगा। ठीक है, एंड ठीक है, और ये आपका ट्रायंगल प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है, तो इजीली से यदि आप कोई एनी थर्ड फॉर्म एक्स डबल डैश ले सकते हैं, तो आप डिस्टेंस निकालते हैं एक्स टू एक्स डबल डैश, तो वो हमेशा लेस होगी एक्स टू एक्स डैश प्लस एक्स डैश टू एक्स डबल डैश। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज फॉर द डिस्टेंस फंक्शन इन डी आर टू आर टू आर। ठीक है, in Euclidean space, the length of a vector or equivalently the distance between a point and the origin is its norm of their differences. दोबारा पढ़ता हूँ, in Euclidean spaces the length of a vector, कोई भी वेक्टर की लेंथ, और equivalently the distance between a point and the origin is its नॉर्म ऑफ देयर डिफरेंसेस। ठीक है, तो कोई भी यूक्लिडियन स्पेस हो या फिर आप कोई यूक्लिडियन स्पेस हो, तो लेंथ ऑफ ए वेक्टर, यदि आप वेक्टर की लेंथ निकालो या फिर कोई डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हो जो कोई पॉइंट से ओरिजिन तक, तो उसको ये कहते हैं इट्स नॉर्म ऑफ देयर डिफरेंसेस। ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली आपको पॉजिटिव ही आने वाला है। ठीक है, यह भी आपको समझ में आएगा बाद में। मैट्रिक स्पेसेस क्या होता है, ये आप लोग पढ़ के आए होंगे इन योर बैचलर्स। मैट्रिक स्पेसेस इज अ पेयर एक्स कॉमा डी, डी इज अ डिस्टेंस फंक्शन, एक्स इज अ वेक्टर स्पेस, या फिर मतलब एक्स को ही हम मतलब एक कोई सेट होता है जिसपे डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन होता है, तो इस पूरे को हम कहते हैं कि एक्स कॉमा डी इज अ मैट्रिक स्पेस, जो ये बनाता है। ठीक है, तो वेयर एक्स इज अ सेट एंड डी इज अ मैट्रिक ऑन एक्स। ठीक है, और डिस्टेंस फंक्शन और एक्स। ठीक है, तो डी इज अ डिस्टेंस फंक्शन जो कि ऊपर हम डिफाइन करके आए हैं, तो सेम वही फंक्शन यहाँ पे काम करेगा, डेट इज फंक्शन डिफाइंड ऑन एक्स। एक साइन है स्टार टाइप, स्टार वाई, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, द सेकेंड पेज, सॉरी थर्ड कहाँ है, ओह दिस इज थर्ड, फोर्थ, सच दैट कैसे डिफाइन है तो उसको देख लेते हैं। फॉर ऑल एक्स बाई जेड विद अ मेंबर ऑफ एक्स, जो कि एक्स एक सेट था जिसपे हम जो अपना ये फंक्शन मैट्रिक स्पेस है वो डिफाइन कर रहे थे। ठीक है, जो डिस्टेंस फंक्शन है उस पे एक सेट पे तो डिफाइन किया, तो इसी को तो हम क्या कह रहे हैं, मैट्रिक स्पेस कह रहे हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं। तो ये 3 मेंबर मैंने लिए x, y, z विद द मेंबर्स ऑफ x वी हैव फर्स्ट प्रॉपर्टी d इज ए रियल वैल्यूड फाइनाइट नॉन नेगेटिव। बेसिकली यहाँ पे जो कहा जा रहा है वो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहा जा रहा है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग जो कि हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे यार, ये आपको नॉन हो, यही है बेसिकली चीज है ये चीज, ठीक है। ये जो चीज है वो वही है, आप देखेंगे तो अभी समझ में आएगा। ओके, अब यह कह रहा है तो डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। सेम फिर से वहां हमने क्या लिया था, एक्स और एक्स लिया था, और यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है ओनली एक्स और वाई को, ठीक है। ओके, एंड देन द थर्ड प्रॉपर्टी इज, फिर से ये सिमेट्री फॉलो कर रही है। अभी आपको ऊपर बता के आया था मैं, सेम डिट्टो चीज कॉन्सेप्ट चल रहा है, बस वहां पे हमने y की जगह x टेस्ट रिप्लेस किया था और कुछ नहीं किया था। देन डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई एक्स, और डिस्टेंस फंक्शन से आप इजीली, यदि आपको डिस्टेंस अंडर रूट करके होता है ना, तो उसमें आप पुट करेंगे तो इजीली आप पालेंगे। ओके, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ भी सकते हैं। एंड डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स कॉमा जेड। कोई हमने जेड पॉइंट लिया है, जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने एक गलती तो नहीं कर दी, नो नो ठीक है। हम थर्ड पॉइंट, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, बेसिकली हमने x को फर्स्ट पॉइंट लिया है, y को थर्ड पॉइंट लिया है। बेसिकली जनरली हम ऊपर सेकंड पॉइंट ले रहे हैं y को, बट यहाँ पे मैं y को थर्ड पॉइंट लेके चलाऊं और z को सेकंड, तो डेट्स वाई डी ऑफ एक्स कोमा वाई इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड कोमा वाई, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे हो सकता है आपका माइंड में यह है कि एक्स जेड होना चाहिए था, बट फिर यहाँ पे फिर एक्स वाई और वाई जेड होता, ठीक है। तो दिस इज द ट्रायंगल प्रॉपर्टी। एंड यहाँ पे इसको यदि आपको सेटिस्फाइड कराना है तो एक एग्जांपल ऑन रियल लाइन दे दिया है, दिस इज द एग्जांपल, यहाँ से आप वेरीफाई करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इजीली वेरीफाई करा देंगे, ये सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो कर देगा, ठीक है। तो आप देखिए, यदि नहीं आता है तो मुझे बता देना, आई सॉल्व फॉर यू, ठीक है। तो मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। तो अभी तक किसी को डाउट हो तो बताओ, मैं कोई भी चीज यदि क्लियर नहीं हुई हो तो मैं क्लियर करता हूं अगेन। एनीवन, या आगे बढ़ा जाए? हेलो हेलो, वॉइस आ रहा है मेरा? आगे चलो। हाँ आगे आगे सही है। ओके 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 ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कुछ पूछना है क्या? एनीबडी भाई मेरे फ्रेंड्स, कोई भी कुछ भी पूछना हो तो बता दीजिए अभी तक। ठीक है क्या भाई? ठीक है, कंटिन्यू करो। ओके 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 भाई, ओके। और कोई गलती हो तो बता देना भाई, क्योंकि उसमें भी हेल्प करना है। यदि आपको कोई नोट्स में प्रॉब्लम्स वगैरह लगे, यदि कोई मिस्टेक्स है तो प्लीज बताएं, है ना। ठीक है, अब बात करते हैं यूक्लिडियन प्लेन R2 एंड Rn पे। बेसिकली यूक्लिडियन प्लेन और यूक्लिडियन स्पेस, इन दोनों को आपको समझना पड़ेगा। यूक्लिडियन प्लेन क्या है, वो R स्क्वायर है, और यूक्लिडियन स्पेस क्या है, वो Rn है, ठीक है। तो आप बात करते हैं डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन करते हैं इस पे। अब बेसिकली हम लोग अब देखो क्या करते थे, एक्स वाई लेते थे हमेशा, बट अब हमारे पास स्पेस जो है वो बहुत बड़े हो जाएंगे, तो हमारे पास अब कैसे डिफाइन करें, तो अब हम लोग जो लेंगे ना, जस्ट लाइक जाई1 और नीटा, दिस इज जाई, दिस इज, अब मैं बना नहीं सकता बिकॉज मैं मार्कर इज सो थिकर, तो दिस इज जाई1 एंड दिस इज नीटा1। तो इसी के ऊपर आप बहुत सारी बातें होंगी, आई थिंक बहुत लेसली बात करेंगे कि हम एक्स वाई लेंगे, क्योंकि ज्यादातर हम जाई1 जाई2 और मतलब बहुत चीजें अब इसी पे डिफाइन होंगी, सो बी केयरफुल। डी ऑफ एक्स वाई जो डिस्टेंस फंक्शन है, आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं, यही देखो, यदि हम ऊपर वाले डिस्टेंस फंक्शन को देखें ना, या डी एक्स और वाई को, यहाँ पे एक्स और वाई को जो डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे इस टाइप से दिखाया टपल फंक्शन में डिफाइन कर रहा है, तो यहाँ ऐसे ही इसको डिफाइन कर सकते हैं। लाइक जैसे यहाँ एक्स जो है वो सेकंड टपल फंक्शन है, तो x1 x2 होता, और यहाँ y1 y2 होता, तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे, x माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप ऊपर वाले फंक्शन को देख सकते हैं, यहाँ पे ये सिमेट्री फॉलो कर देता है, ठीक है। तो यही चीज बता रहा था मैं। चलिए, अब मैं इंटरनल स्पेस पे फॉलो कर रहा हूँ, तो बहुत सारे टपल फॉर्म होंगे, तो वो कैसे लिखते हैं, वो ऐसे लिखते हैं कि जाई1, देखो जाई1 जो है वो टपल फॉर्म है एक्स का, और नीटा1 जो टपल फॉर्म है वो है वाई का, ओके। तो अब इसका डिस्टेंस फंक्शन कैसे बनेगा, फिर जब हम 2 वेरिएबल में ले रहे थे, मतलब टपल ले रहे थे 2 का, लाइक एक्स जो है वो x1 x2 लेके चल रहा है,
तो बता रहे थे, और y जो है वो y1 y2 लेके चल रहे थे, तब मैं बता रहा था आपको कि x1 माइनस y1 बनेगा प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर दोनों का रहेगा। ओके, तो अब यहाँ पे जब बहुत एन टपल्स लेके चल रहे हैं तो कैसे बनेगा? तो बेसिकली देखो 2 का यहाँ पे नहीं बता रहे, 2 का बिकॉज हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ आर एन पे बात करी जा रही है। ओके, तो डी ऑफ एक्स वाई हम कैसे डिफाइन करेंगे, बिकॉज हमारे पास एन टपल्स है। तो फर्स्ट टपल क्या है, जाई1 लिया है, और वाई का फर्स्ट टपल क्या है, नीटा 1 लिया है, तो जाई1 माइनस नीटा 1 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही मैंने लिखा नहीं है, आप और लिख सकते हैं, जाई2 माइनस नीटा 2 का होल स्क्वायर प्लस अप टू डॉट डॉट, क्योंकि हम एन तक जा रहे हैं तो जाई एन माइनस एक्स एन का, सॉरी नीटा एन का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ को आप जानते हैं कि ये जो चीज है ये ओपन होके इधर बनेगी ये चीज, ठीक है। तो डी ऑफ एक्स वाई जो होगा वो इक्वल टू मॉड ऑफ जाई वन माइनस एक्स वन प्लस मॉड ऑफ जाई टू माइनस एक्स टू प्लस डॉट डॉट अप टू जाई एन माइनस एक्स एन, ठीक है। अब बात करते हैं सीक्वेंस स्पेस की। यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया हो तो बता दो, क्योंकि फिर आगे दिक्कत हो जाएगी यदि यहाँ पे कोई को डाउट है, क्योंकि ये सब चीजें अब थोड़ा सा बढ़ जाएगा। एनीवन कोई को डाउट है तो प्लीज फिर मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। ओके, तो अब बात करते, अरे ओके, सीक्वेंस स्पेसेस के। द स्पेस कंसिस्ट ऑफ द सेट ऑफ ऑल, यहाँ पे बाउंडेड और अनबाउंडेड, अरे ओके, द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड और अनबाउंडेड सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड द मैट्रिक्स डी डिफाइंड बाई, ठीक है। तो सीक्वेंस स्पेस हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये जो स्पेस है बेसिकली सीक्वेंस स्पेस है? तो बेसिकली उसका नोटेशन ये होना चाहिए, अरे ठीक है, ये बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। देखो इसमें डिस्टेंस फंक्शन कैसे डिफाइन हो तब हम कहेंगे ये सीक्वेंस स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन जे फ्रॉम 1 टू इन्फानाइट 1 अपॉन 2 टू द पावर जे, और ऊपर क्या है, मॉड ऑफ जाई जे माइनस एन जे अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ जाई जे माइनस एन जे। तो दिस इज द स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सीक्वेंस स्पेसेस वेयर एक्स क्या है वो जाइजे के फॉर्म में है, और जे कहां से कहां वेरी कर रहा है वो दिख रहा है आपको, ठीक है। ऐसे ही वाई को हम नीटा के एक टपल्स फॉर्म में ले रहे हैं, और जे कहां से वेरी कर रहा है, 1 टू इन्फिनिट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज किसी को समझ में ना आई हो, ये बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन है, मैंने अपने मन से नहीं बनाया है कोई भी, और ना कोई, एक रिप्रेजेंटेशन ही जो आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। और बेसिकली इसका डेफिनेशन भी एक बार और रिपीट कर देता हूं, द स्पेस कंसिस्ट ऑफ द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड और अनबाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि केवल बाउंडेड के लिए ही करेगा या फिर अनबाउंडेड के लिए करेगा, दोनों के लिए हो सकता है, सेट ऑफ ऑल है, ठीक है, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड द मैट्रिक्स डी डिफाइंड बाई। तो इसके लिए जो मैट्रिक्स डी डिफाइंड होती है वो कैसे होती है, वो ये है। अभी भी सीक्वेंस स्पेस की बात आएगी तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि जो मैट्रिक्स डिफाइन होती है वो कैसे होती है, वो इसका यूज हम आगे करेंगे। ओके, तो कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, यहाँ पे कोई चीज समझ में नहीं आई हो एक बार और रिपीट कर देता हूँ। समेशन जो है वो जे बराबर 1 से इन्फिनिट पे रन कर रहा है, एंड 1 अपॉन 2 जे और जाई जे माइनस एन जे अपॉन 1, ये अपॉन है 1 प्लस मॉड ऑफ जाई जे माइनस एन जे का मॉड, ठीक है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर, मतलब मैट्रिक्स कैसे डिफाइन होती है फॉर सीक्वेंस स्पेसेस, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो x है वो टपल फॉर्म है जाई जे का, और y है वो एन जे के टपल फॉर्म में है, ठीक है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पेज क्या था, ये था 4 एंड दिस इज 5। ओके, तो स्पेस बी ए ऑफ बाउंडेड फंक्शन, ठीक है। अब इसको, ये बी ए क्या है बेसिकली अभी समझ में आएगा। बाय डेफिनेशन ईच एलिमेंट x belongs to BA is function defined and bounded on a given set। तो बेसिकली A कोई सेट है, और जो बाउंडेड सेट, जैसे हम B ऑफ A को बेसिकली एक बाउंडेड फंक्शन रिप्रेजेंट करेंगे इसे, और ये स्पेस है, ठीक है। तो स्पेस BA ऑफ बाउंडेड फंक्शंस। तो by definition each element x belongs to BA is functions defined by, जो ये बेसिकली ये एक जस्ट लाइक बाउंडेड फंक्शन का सेट कह सकते हो आप, तो वी फॉर बाउंडेडनेस, ओके। तो बाय डेफिनेशन ईच एलिमेंट x बिलोंग्स टू BA इज अ फंक्शन डिफाइंड एंड बाउंडेड ऑन ए गिवन सेट A,
तो ए कोई सेट है और जो बी ए है वो बेसिकली मतलब बाउंडेड फंक्शंस का कलेक्शन आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये मीनिंग क्लियर हुआ आपको, ओके। तो बाय डेफिनेशन ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू बी ए, ठीक है, इज डिफाइंड, इस फंक्शन डिफाइंड एंड बाउंडेड, डिफाइंड भी है और बाउंडेड होना चाहिए किस पे, ऑन ए गिवन सेट ए, एंड द मैट्रिक्स इज डिफाइंड बाई, कोई मैट्रिक्स है वो कैसे डिफाइंड होगी इस स्पेस बी ए के लिए, वो देख लेते हैं, डी ऑफ एक्स वाई, ठीक है। और बेसिकली यहां देखो, यहां सब में हम डी ऑफ एक्स वाई लेकर आए, ओके, याद रखना, बस ये डिस्टेंस सब में सेम रहेगा, बस चेंज अब यही होगा। दिस इज आपका लेफ्ट हैंड साइड, चेंज इज ऑलवेज इन राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये कैसे डिफाइन करते हैं, सुप्रीमम ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस बाई ऑफ टी, और जो टी है वो कहां से आ रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है। ए जो था आपका वो एक सेट था जिसपे हम ये बाउंडेड फंक्शन डिफाइन कर रहे थे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई है। ए सेट कौन सा था, एक कोई सेट है जिसपे हम बाउंडेड फंक्शन कह रहे हैं, अब उसको जब स्पेस कहेंगे तो उसके लिए जो मैट्रिक्स डिफाइन होगी वो भी कैसी होगी, सुप्रीमम ऑफ एक्स टी माइनस बाई ऑफ टी, और वेयर द टी बिलोंग्स टू ए, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो टी है, टी कहां से आ रहा है, टी उस सेट से आ रहा है जिसके ऊपर आप बाउंडेड फंक्शन का कलेक्शन ले रहे हो और जिसे आप स्पेस बता रहे हो, ठीक है। वेयर सुप्रीमम डिनो सुप, सुप का यहाँ हो सकता है, यहाँ पे आपको सुप समझ में नहीं आया, एसयूपी, और एसयूपी का मीन्स होता है सुप्रीमम, ये मैंने लिख रखा है, छोटी छोटी चीजें होती हैं, हो सकता है बाद में ध्यान नहीं देते हैं हम, ठीक है। एंड ओके, आगे बढ़ते हैं। नोट, एक नोट है, पढ़ लेते हैं इसे। वी राइट वी ऑफ ए कॉमा वी क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा वी फॉर बी ए इन द केस ऑफ एन इंटरवल। तो बेसिकली मैं बताया आपको बाउंडेड फंक्शन है, तो जब आप बाउंडेड और डिफाइन करोगे तो बी ऑफ ए, बी ऑफ जस्ट लाइक यदि आप बी ए कह रहे हो, कोई फंक्शन है बी ए, और मैंने कहा था कि ए आपको कोई एक सेट लेना है, ओके। तो यदि मैं ए को कोई इंटरवल ले लूंगी, मैंने ए को क्या ले लिया, ए टू बी ले लिया, और विच इज द सबसेट ऑफ आर, ये समझ में आई बात। मैं ए को क्या ले रहा हूं, एक क्लोज इंटरवल ले रहा हूं विच इज द सबसेट ऑफ आर। तो हम बी ए को कैसे लिखेंगे, चाहे बी आप बी ए भी लिख सकते हैं, बेसिकली हम बी ए को कैसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, नो डिफरेंस इन द नेचर ऑफ दिस, चाहे आप ए को ऐसे लिखो, क्योंकि बाउंडेड ही फंक्शन का कलेक्शन लेना है, और बेसिकली ये बाउंडेड है, क्लोज्ड भी है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे। तो दिस इज द नोटेशन ओनली, कि आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो यदि आपका कोई ए सेट है वो क्लोज दिया गया ए टू बी विच इज द सबसेट ऑफ आर, तो हम उसे कोई भी इंटरवल के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज नॉट होल्ड इन ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल में ये होल्ड नहीं करेगा, याद रखना। होल्डर्स इन इक्वलिटी, हाँ, अभी तक किसी को कुछ पूछना है, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई गलती आपको नजर आई हो या फिर कुछ पूछना हो, डिस्कस कर सकते हम लोग। एनीवन? हेलो भाई, रिप्लाई दे दिया करो जिससे लगे कि हाँ यार मतलब सही चल रहा है। ठीक है, चलो ठीक है भाई, ओके ओके भाई, बता दे, मतलब कोई प्रॉब्लम्स हो तो जरूर बोलना, है ना। और फास्ट, ये बताओ फास्ट तो नहीं चल रहा है भाई, मेरे को मतलब अंदाजा नहीं होता है कि फास्ट चल रहा है। हेलो, ठीक है भाई, ठीक है चलिए। और स्लो चलूं या फिर इतना चलता है कोई नहीं। ओके ओके ओके। अब कहते हैं होल्डर इनइक्वालिटी की। होल्डर इनइक्वालिटी क्या है उसे देख लेते हैं, और ये कैसे डिफाइन होते हैं। बेसिकली देखो, होल्डर इनइक्वालिटी हम लोग लास्ट सेमेस्टर में अपना एक बुक था मीजर का, ठीक है, मीजर एंड इंटीग्रेशन, उसमें हम लोग पढ़ के आए हैं, है ना। तो बेसिकली हम लोग को ये नॉन था, बट यहाँ पे और अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है। तो देखते क्या है, बेसिकली सब लोगों ने मीजर एंड इंटीग्रेशन पढ़ा है, तो लास्ट फॉर्म में जब हम लोग ऑलमोस्ट 30 लेक्चर्स के अराउंड थे तो हम लोगों ने ये पढ़ा था। तो देखते क्या होता है, द समेशन ऑफ, बेसिकली ये स्टैंडर्ड है, तो ये भी एक होल्डर्स इनइक्वालिटी स्टैंडर्ड है, बस इसके ऊपर हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें मतलब बहुत सारे हमें जब पता ही नहीं होगा कि बेसिकली इनइक्वालिटी क्या है, तो हम फंस सकते हैं। तो इन सब की नीड हमें पड़ेगी, लाइक होल्डर्स इनइक्वालिटी हुई, और भी 2-3 इनइक्वालिटीज हैं, उन सबको पढ़ेंगे, देन हम लोग फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे। ओके, तो समेशन ऑफ मॉड ऑफ जाइजे एन से इज लेस देन इक्वल टू, अब ये कैसे डिफाइन करते हैं ध्यान से। यहाँ पे आई थिंक कुछ मिसिंग है क्या, आई थिंक कैन एनीवन कंफर्म, यहाँ पे 1/p लिखना भूल गया हूँ शायद मैं, नहीं सही है, यहाँ p/, ठीक है, ओके, दैट इज गुड। ओके, मैं शुरू से पढ़ता हूँ। समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 1 to infinite,
mod of जाइजे एन से इज लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। के जो है वो वेरी कर रहा है 1 टू इनफिनिटी से जाई के, यहाँ पे जाई जे था बट यहाँ पे जाई के है, ध्यान रखना। एंड मॉडुलस पावर पी का होल पावर 1/p, ठीक है। एंड एनजी को कैसे डिफाइन कर दिया यहाँ पे एम से, मतलब वेरिएबल देखो यहाँ पे आप जो रन करा रहे हो वो चेंज हुआ है, यहाँ पे के को चेंज किया है और यहाँ पे एम को चेंज किया है, और एम और के बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम जे, बट ये दोनों जो होंगे वो बेसिकली इसी में कंटेंट होंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ओके, तो m इज इक्वल टू 1 टू इनफिनाइट एंड मॉडुलस ऑफ नीटा m और की पावर q का होल पावर 1/q, ठीक है। तो ये कैसे डिफाइंड है एक बार दोबारा रिपीट करता हूं मैं। बेसिकली यहाँ से देखो, आप ध्यान से आप समझेंगे, वो तो लेस देन इक्वलिटी इसलिए आई है क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा आती होगी, बट वो कैसे आएगी वो बाद में हम लोग देख लेंगे। बट एक सिंपल सा यदि ओवरव्यू लें तो ये कैसे इसके इक्वल आ रही है, मतलब इक्वलिटी है ना, तो एक इक्वलिटी का साइन ले, तो यहाँ पे देखो ये पावर सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ जाई के आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्यू से क्यू हटाओगे तो एम के आ गया। तो बेसिकली एक जस्ट लाइक फॉर्म तो यही बन रही है, बस रन तो एक्स्ट्रा हो रहा है, बट रन भी देखोगे आप ना तो यहाँ पे 1 टू इनफिनाइट हो रहा है, यहाँ पे भी इसके लिए 1 टू इनफिनाइट है, यहाँ पे भी इसके लिए 1 टू इनफिनाइट है। तो बेसिकली एक आइडिया तो मिल, ऐसा नहीं है कि दिस इज ए करेक्ट वे, दिस इज नॉट ए करेक्ट वे, बट एक आइडिया मिल जाता है। तो हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब क्योंकि एक याद करने में थोड़ा सा ये डिफरेंट सी हैं, तो मतलब कैसे आप लर्न करने का अपना बना सकते हो, जैसे मैंने बनाया तो वो मैंने शेयर किया आपसे कि मतलब इसको आप कैसे देखें कि ये मतलब ये चीज इसके इक्वल होगी, कैसे देखें, तो वो ऐसे देख सकते हैं फॉर यू, बट दिस इज नॉट ए करेक्ट वे कि ऐसे कुछ आता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, बट आप देख सकते हो। ओके, एक और बार रिपीट कर देता हूँ, समेशन जे बराबर 1 टू इनफिनाइट, यदि मॉडुलस ऑफ जाइजे एन जे का मॉडुलस आप देखते हैं तो वो हमेशा लेस देन होगा समेशन ऑफ के बराबर 1 टू इनफिनाइट मॉडुलस ऑफ जाई के की पावर पी का होल पावर 1/p इनटू, यहाँ पे इनटू है, समेशन m बराबर 1 टू इनफिनाइट मॉडुलस ऑफ नीटा m टू द पावर q की होल पावर 1/q। ओके, सॉरी, वेयर p जो है वो, ये जो कंडीशन है ये बहुत ध्यान से देखना, अदरवाइज इसको आप फॉलो ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से देखना आप लोग कैसे, वेयर p इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे जो p है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, एंड द सेकंड कंडीशन इज 1/p प्लस 1/q, द एडिशन ऑफ बोथ इज इक्वल टू 1, ठीक है। और ये आप जानते हो कि x को हम जाई टपल से डिनोट कर रहे हैं और y को हम नीटा टपल से डिनोट कर रहे हैं, तो ये कोई इशू नहीं है, मैं बहुत पहले से लेके चल रहा हूँ, तो नो इशू, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में होगा ना, हाँ भाई ब्रैकेट में होगा, डेफिनेटली भाई, इनफिनाइट टपल्स होगा ना वो। हाँ यस भाई, डेफिनेटली ब्रैकेट में होगा, वो लगाया नहीं, सॉरी। तो वेयर p इज ग्रेटर देन 1 एंड 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1, तो यहाँ तक कोई मतलब ये जो पूरी इनइक्वालिटी है ये बेसिकली एक होल्डर्स इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें ये जो कंडीशन है ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको फॉलो कराना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या एक पर्टिकुलर केस लिया है, देखते हैं क्या केस है। इफ p इज इक्वल टू 2 एंड q इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंडीशन देखो, p इज ग्रेटर देन 1, तो ये 2 है तो ग्रेटर देन 1 है, डेफिनेटली सेटिस्फाइड। अब आप इसको देखें 1/2 प्लस 1/2, यहाँ पे आप 1/2 ये 1 हो गया, तो दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, देन वी यूज दिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे रखते हैं, तो समेशन थोड़ा सा, अरे थोड़ा करो, अबे भाई, अच्छा वो लास्ट ही पेज है, अच्छा ठीक है। तो इसको हम ये बाद में पढ़ूंगा, पहले ये देखते हो ये बन क्या रही है, ठीक है। ये एक इन पर्टिकुलर केस में ये दूसरा इनइक्वालिटी बन जाता है, बट पहले ये देखते हैं इनइक्वालिटी बनी कैसे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो यही रहा, ओके, इसमें नो चेंज, क्योंकि यहाँ पे ना तो p है और ना ही q है, तो दिस इज सेम एज दिस एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू। अब हम क्या कर रहे हैं, p की जगह 2 रख रहे हैं, यहाँ देखो अंदर 2 रख दिया, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं 1/2 रख रहे हैं, तो 1/2 इज ए साइन ऑफ रूट, ठीक है, तो रूट लगा दिया इनटू, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 2 रखा, 2 रख दिया एंड 1/2 रखा, रूट आ गया। तो इस ये जो इनइक्वालिटी आ रही है बेसिकली, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं इस रूट को या पूरा लगा लेते हैं और मतलब ब्रैकेट्स में लिखते हैं, तो दिस इज योर चॉइस ओनली, डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे लिख रहे हो। मुझे ऐसे अच्छा लगा तो मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉची-सेवर्ट इनइक्वालिटी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हम यूज करेंगे आगे जाके, ठीक है। और ये एक पर्टिकुलर केस है बेसिकली होल्डर इनइक्वालिटी का, यदि आपको होल्डर याद है तो फिर इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उधर से ही सब चीजें निकल जाएंगी, ठीक है।
तो आई थिंक आपको होल्डर इनइक्वालिटी और कॉची सेवर्ट समझ में आए। यदि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है कहीं पे भी आप पूछ सकते हैं, बताएं कहाँ पे प्रॉब्लम है। यदि नहीं है तो प्लीज से के मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। एनीवन एल्स? आगे बढ़िए, ऐसा बोल रही हूँ। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। ओके ये हो गया, दिस इज पेज नंबर 5 एंड ओके। अब बात आती है मिनकोस्की इनइक्वालिटी फॉर सम्स। दिस इज ये भी हम लोग अपना मेजर क्लास में पढ़ के आए हुए हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। तो समेशन जे फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट मॉडुलस ऑफ जाई जे प्लस एन जे का होल पावर पी, ठीक है, का होल पावर, ये मॉडुलस का होल पावर पी था और यहाँ पे पूरा जो समेशन है उसका होल पावर 1/p है। ओके, तो हमने अभी ऊपर इन दोनों में डिफरेंस देखो। होल्डर्स में क्या था, जो लेफ्ट हैंड साइड पे था वहां पे पी इंट्रोड्यूस ही नहीं था, बट आप मिनकोस्की देखोगे तो मिनकोस्की में यहीं पे इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो मैं जैसे लर्न किया है वो आप भी वे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपको बता देगा कि यहाँ पे कौन सा है। यदि आपको आस्किंग किया जा रहा है इस टाइप का तो आप डायरेक्टली गए कि मिनकोस्की है बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे पी इंट्रोड्यूस हो गया है, और वहां पे यदि आप होल्डर इनइक्वालिटी तभी लगा सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड पे पी इंट्रोड्यूस ही नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द वे आई लर्न। आप भी देख सकते हैं, आपका कोई बेटर मेथड तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो देखते हैं, तो समेशन ऑफ जे इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट मॉडुलस ऑफ जाई जे प्लस एन जे। ठीक है, ये बेसिकली एक हम लोग वहां पे एक और डिफरेंस आप देख सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है बट यहाँ पे क्या है, एडिशन है। तो ये भी एक बिग डिफरेंस है। और द सेकंड डिफरेंस इज यहाँ पे पी इंट्रोड्यूस हो गया ऊपर। ठीक है, तो ये एडिशन में काम करती है। अब ये कैसे काम करेगी, दिस इज लेस देन इक्वल टू, बेसिकली 1/1 पे जाएगा। जैसे ये मॉडुलस पूरे का पी पावर पी था, फिर होल पावर 1/p था। अब इसको क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू 1/1 ले चलेंगे। तो समेशन के फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट मॉडुलस ऑफ जाई के का होल पावर पी, होल पावर मतलब पूरे समेशन का होल पावर 1/p प्लस समेशन m इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट मॉडुलस ऑफ नीटा m की पावर p, ठीक है, का होल पावर 1/p। दिस इज मिनकोस्की इनइक्वालिटी। ठीक है, और यहाँ पे जो x है यहाँ पे जाई जे से हो रहा है और विच इज एलपी स्पेसेस, एंड y जो है वो एन जे से हो रहा है विच इज ऑल्सो एलपी स्पेसेस। दिस इज एलपी मीन्स एलपी स्पेसेस। ओके, ठीक है, एंड p is greater than equal to 1. So this is also an important thing. For finite sum, this inequality was given by H. Minkowski. Okay, for finite sum के लिए इस inequality को H. Minkowski ने दिया था, तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। समेशन j बराबर 1 टू इनफाइनाइट मॉडुलस जाई जे प्लस नीटा जे का होल पावर p का पूरे समेशन का होल पावर 1/p लेस देन इक्वल टू समेशन मॉडुलस ऑफ जाई के वेयर k बिलोंग्स टू इनफाइनाइट, बिकॉज यहाँ पे जो मॉडुलस ऑफ जाई के है उसका पावर p है और होल समेशन का पावर 1/p है, प्लस समेशन m बराबर 1 टू इनफाइनाइट मॉडुलस ऑफ नीटा m। यहाँ पे जो नीटा m का पावर जो है वो p है और समेशन जो होल है उसका पावर 1/p है। ठीक है, तो इसको आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। और जो डिफरेंस आपको बताया वो मैंने क्या बताया, यहाँ पे यदि होल्डर्स और मिनकोस्की में यदि कंफ्यूजन होता है तो कंफ्यूजन आराम से क्लियर हो सकता है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे p इंट्रोड्यूस है, यहाँ पे p इंट्रोड्यूस नहीं है, एंड द सेकंड डिफरेंस इज यहाँ पे एडिशन है और वहाँ पे एडिशन नहीं है, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, कॉची सेवर्ट भी इसका सब केस है, तो वहाँ सेम टू सेम दोनों डिफरेंस सेम कर जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। ये मैंने थोड़ा सा मैम ने नहीं बताया था, फॉर माय नॉलेज के कॉम्प्लेक्स यूनिटरी स्पेस क्या होता है, तो उसको लिखने की कोशिश की है, यदि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो c पावर n को हम ये करते हैं और इसके लिए डिफाइन करना चाहे तो इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ सिंपल नॉलेज के लिए लिखा था, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ओके, अरे ओके, दिस इज द नेक्स्ट पेज एंड दिस इज 7। ओके, हाँ, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, क्योंकि अब हम 9 पेज पे बात करने वाले हैं। यदि कोई को किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकता है, एनी प्रॉब्लम? जरा ऊपर करना यार, यस, पेज
एनीवन? ये ओके ओके इस पेज में ऊपर कर ओके। दो। हाँ, कहाँ पे मैं इस ये पेज ऊपर करूँ? ओके, नहीं, और ऊपर यहाँ पे जो के है इसको चाहे हम जे ले लें चाहे कोई भी वो देखो ले लें। जे, हाँ जे, जे तो नहीं लेंगे बिकॉज जे हम ले चुके हैं। कोई भी डिफरेंट ले लो, कोई भी एबीसी का आप ले सकते हो, उस पर वेरी करा दो, नो नो इशू। क्योंकि क्योंकि समेशन एक अलग हो रहा है, एक मतलब अलग चीजों का हो रहा है इधर। हाँ हाँ अगर बिल्कुल। तो साथ में होती मतलब मॉड ईटा के और जाई के, तब हमें जरूरत होती ना कि सेम वेरिएबल हम ले, बट जब ये अलग हो हाँ इसको हम बिल्कुल। डिफरेंट ले सकते हैं ना जी। हाँ यस यस यस, सही कह रहे हो आप। बस ये ध्यान रखना, यहाँ पे के को जब आप बदलोगे तो यहाँ पे आपको चलना पड़ेगा फिर अंदर। यहाँ पे देखो जाई भी के तक ही जा रहा है, तो यदि आप जाई को कोई भी वेरिएबल तक ले जाते हो तो वही आप रन करा देना, नो इशू। हाँ जब फाइनाइट होगा। ठीक है, ऐसे ही आप नीट, हाँ हाँ, यदि आप मतलब जाई के ले रहे हो और यहाँ पर कुछ और रॉन्ग जाएगा, ये आप चेंज कर सकते हो। तो मतलब ये मैम ने बताया कि मतलब एक अपने तरफ से ले सकते हो, कोई ऐसा नहीं स्टैंडर्ड नहीं है। आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे हम जे रन करा दें और जाई जे कर ले, एन जे कर ले, तो यहाँ पे ट्राइंगल प्रॉपर्टी तो नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ पावर्स हैं। समझ रहे हो भाई? तो हो सकता है मे बी इक्वलिटी आ जाए, हो सकता है मे बी लेस देन भी आ जाए। तो this is also a possible thing. Any other doubt? नहीं ठीक है। ओके, यदि मैंने कुछ गलत कहा तो एनीवन अदर आल्सो शेयर हिज ओपिनियन और हर ओपिनियन। आगे बढ़ेंगे क्या? किसी को डाउट है क्या? प्लीज रिप्लाई। ओके ओके, रिप्लाई कर दो बस, तो वो ठीक रहेगा। ओके, अरे ये यार मोस्ट पे करिए। नॉन स्पेस की बात करते हैं अभी। तो नॉन स्पेस को पढ़ने से पहले पहले हम लोग को कुछ नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने बैचलर्स में वेक्टर स्पेस पढ़ के आए हैं। ठीक है, वेक्टर स्पेस और लीनियर स्पेस में, ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग नॉन स्पेस को डिफाइन करेंगे। ठीक है, ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड ए, देखो ये मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ दूंगा, बट देख आपको कोई तो मैं इस एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। ओके, ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड के इज ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स ऑफ एलिमेंट्स x, y called vectors together with two algebraic operation known as vector addition and multiplication of vectors by scalars। ठीक है, तो एक बार दोबारा बताओ। ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड के, वेक्टर स्पेस में ओवर ए फील्ड कोई भी फील्ड ही होता है जिसको हम के लेके चल रहे हैं, इज ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स। ये आपको पता है कि वेक्टर स्पेस, कोई वेक्टर स्पेस बना रहा है तो जीरो इज ऑलवेज इन ए वेक्टर स्पेस। आप जानते हो कि हम लोग बैचलर्स में क्या करके आए हैं, बहुत सारे एग्जांपल आते थे जस्ट लाइक एमएससी एंट्रेंस वगैरह कुछ भी में, तो हम लोग कोई भी कहता था ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं, तो सबसे पहले हमारा टास्क होता है कि हम उसको जीरो एलिमेंट उसका है या नहीं। यदि जीरो एलिमेंट ही नहीं है तो वो वेक्टर स्पेस ही नहीं है, बिकॉज जीरो इज ऑलवेज एलिमेंट ऑफ ए वेक्टर स्पेस। तो वो नॉन एम्प्टी तो मतलब एम्प्टी तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब एम्प्टी नहीं है तो कोई दो एलिमेंट होंगे उसमें। तो x, y कॉल्ड वेक्टर्स टुगेदर विद टू एल्जेब्रिक ऑपरेशन। और आप सभी जानते हो उसमें कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, एडिशन भी होता है, एडिशन प्रिजर्व करता है, एंड मल्टीप्लिकेशन भी प्रिजर्व करता है, ऐसे कह सकते हो आप। ठीक है, और वेक्टर्स बाय स्केलर्स, तो बाय स्केलर्स ये लगा है, इसका मीनिंग तो आप समझ ही गए होंगे क्योंकि ऑपरेशन से इस तरीके से होते हैं। ठीक है, डेट इज, यहाँ पे मैंने फुल लिखा नहीं है, बस इसी से पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। यदि आप चाहो तो इसकी प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हो। ठीक है, डेट इज एलिमेंट्स ऑफ के। ओके, जो स्केलर्स हैं उसके लिए लिखा गया है कि एलिमेंट्स ऑफ के। जो स्केलर्स आते हैं वो फील्ड से आते हैं और जो वेक्टर्स आते हैं वो वी से आते हैं, जो आपका यहाँ पे नहीं डिफाइन किया। वेक्टर स्पेस वी यहाँ पे लिख सकते हो, वी ओवर ए फील्ड के, तो एक्स और वाई आएंगे वो वी से आएंगे, एंड स्केलर्स कम्स फ्रॉम के। ओके, तो यहाँ पे कोई डाउट तो होगा नहीं, मे बी आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, हाँ डाउट है? नहीं ओके ओके, ठीक है। ए वेक्टर स्पेस एक्स
यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूं x को वेक्टर स्पेस इज रियल वेक्टर स्पेस इफ k इज r एंड कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस वेयर k इज c। ध्यान से यहाँ पे कोई हम जैसे मैंने कहा था उधर हम वेक्टर स्पेस को क्या ये मतलब दोनों क्यों नहीं आ रहे हैं एक सेकंड, चलो ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा था वेक्टर स्पेस को मैं v ले रहा हूँ एंड द फील्ड को k ले रहा हूँ। यहाँ पे देखना यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ए वेक्टर स्पेस x मतलब v की जगह तो आप x ले रहे हो, बट जो फील्ड है फील्ड को आप रेस्ट्रिक्ट कर दो यदि r पे तो उसे हम कहेंगे रियल वेक्टर स्पेस। ठीक है, यदि आप फील्ड को आप कर दो रेस्ट्रिक्ट c पे तो उसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। और आप जानते हो यदि वो फील्ड कॉम्प्लेक्स हो गया तो बेसिकली वेक्टर स्पेस c ओवर c ही होगा, या फिर c मतलब यहाँ पे जो v होगा वो भी इन टर्म्स ऑफ c होगा और कुछ हो नहीं सकता, अदरवाइज वो वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। ठीक है, या तो फिर c हो या फिर c स्क्वायर हो, कोई टपल में हो। ठीक है, अदरवाइज वो वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। बट r में चॉइसेस है उसके पास, r भी हो सकता है और c भी हो सकता है, क्योंकि आप जानते हो कोई भी वेक्टर स्पेस बनता है वो अपने सबसेट के ऊपर बनता है। जो फील्ड होगा वो हमेशा सबसेट होगा या फिर इक्वल होगा। ठीक है, या फिर कंटेंट करेगा v में। यदि आप यहाँ पे फील्ड ही जब c ले लोगे तो यहाँ पे r यदि v को लोगे तो वो हमेशा वेक्टर स्पेस बनाएगा नहीं। तो दिस इज एन ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग जो पता होना चाहिए। आई थिंक ये चीज समझ में आ गया, ये जो थोड़ा सा नोट लिखा है मैंने। हाँ प्लीज रिप्लाई एनीवन, रिप्लाई कर दिया करो तो मैं थोड़ा सा चलूँ आगे। कोई डाउट है क्या किसको? नहीं है डाउट, ठीक है। ओके ओके भाई ओके। एग्जाम्पल लेते हैं अभी। एग्जाम्पल्स स्पेस आरएन ये मैंने अभी बताई आगे। तो स्पेस आरएन दिस इज अलजेब्रिक ऑपरेशन। ठीक है, जैसे मैं इसमें यदि आरएन में मैं x प्लस वाई करता हूँ और मैंने आपको बताया कि x को हम टपल फॉर्म लिखना चाहते हैं जाई का एंड y को लिखते हैं हम नीटा का। तो इसके अब हम जब x प्लस वाई कर रहे हो ये आरएन के एलिमेंट्स हैं तो क्या होगा, इसके हर एक टपल में एडिशन हो जाएगा। तो क्या करेंगे, x का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा टपल का वो x जाई 1 और जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ y होगा वो नीटा 1। तो एडिशन ऑफ जाई 1 प्लस नीटा 1 कॉमा जाई 2 प्लस नीटा 2 एंड सिमिलरली जाई n प्लस नीटा n। तो आई थिंक ये चीज समझ में आ गई आपको। देन नेक्स्ट टाइम करते हैं अल्फा इंटू एक्स। ऐसे ही सिमिलरली अल्फा का जो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा पूरे टपल में हो जाएगा, आप देख सकते हैं इजीली। एक्स का टपल क्या होता है, जाई 1 जाई 2 अप टू सो एन जाई n। बिकॉज हम आर पे बात कर रहे हैं, यदि यही आर इन्फिनिटी होता तो हम इन्फिनाइट तक बात कर लेते। ठीक है, और अल्फा क्या है, यहाँ पे अल्फा बिलोंग कर रहा है आर से और यहाँ पे आर का मल्टीप्लाई ईच टर्म में हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब बात करते हैं द सेकंड पॉइंट सी एन। Cn क्या होता है, बेसिकली स्पेस ऑफ ऑल ऑर्डर एंड टपल ऑफ। बेसिकली हो सकता है ये चीजें मैं कुछ अपने नोट्स में कुछ मतलब मुझे जो लगता है लिखना चाहिए, मतलब मैं बुक्स को फॉलो करता हूँ तो मतलब हो सकता है कि मैम ने नहीं लिखाई हो। तो बेसिकली कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने खुद लिखे हैं, तो देख लेना हो सकता है। ठीक है, तो कुछ इश्यूज आपको दिखेंगे मतलब रॉन्ग है या फिर नहीं, तो आप मुझे बता सकते हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि थोड़ा सा मतलब सही हो जाएगा। ठीक है, सी पावर एन क्या होता है, बेसिकली स्पेस ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन टपल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो सी एन को हम हमेशा याद कैसे रखेंगे, तो स्पेस है ये ऑल ऑर्डर्ड एन टपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, हाँ तो इसको ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सॉरी ओके। अब थर्ड वन पार्ट सी, ये बेसिकली एक सी ऑफ ए भी लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है देख लो, उसी का मतलब लिखा है। ये मैंने सब मीनिंग्स लिखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मीनिंग्स आपको नहीं पता होंगे तो आप आगे कैसे सर्वाइव करोगे ये आप समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वैसे ये सबको पता होता है कि ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन और क्लोज इंटरवल, बट फिर भी एक चीज देख लेते हैं इन फंक्शनल एनालिसिस उसको हम कैसे देख रहे हैं वो देख लेते हैं। ओके, तो ईच पॉइंट ऑफ द स्पेस इज ए कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन ए बी। तो बेसिकली जो मीनिंग हम पहले से जानते थे वही मीनिंग यहाँ पे भी है। ठीक है, अब ये कैसे डिफाइंड है ऐसे भी देख लेते हैं। एक्स बाई x plus y operating by t is equal to x of t plus y of t and alpha of x operating by t is equal to alpha of x of t। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक आज हम लोगों को यहीं पे स्टॉप करना चाहिए। द टाइम इज अप। अब ये बताओ आपको अभी तक जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे आपसे डिस्कस किया उसमें आपको मेरी कोई गलती लगी हो या फिर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को बताएं। देन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको वो डाउट मैं क्लियर कर सकूं, या फिर मैं नहीं कर पाऊंगा तो मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे हैं अभी तो सभी लोग करेंगे। यस प्लीज।
हेलो, वॉइस आ रहा है क्या? आंटी कोई डाउट नहीं है, बढ़िया। ओके, थैंक यू।